ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो पहला हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मान लो हमारे पास एक वायर है। हम थोड़े बड़े लेंथ की वायर दिखाते हैं, बड़े साइज की वायर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास वायर है। थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वायर को काफ़ी मोटा दिखाया है, और इस वायर को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये हम उसके अराउंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं। अब इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब आपको पता है जब करंट किसी वायर में बनता है तो एक्चुअली वो रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। तो अगर करंट ऊपर की तरफ बन रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव हो रहे होंगे डाउनवर्ड। लेट कर लेते हैं वायर की जो लेंथ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है वो एल है, क्योंकि मैं सिर्फ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड वायर की लेंथ लेनी होती है, और उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और ये वायर लेट अस से थीटा एंगल बना रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये लेट कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। लेट अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल, और यहाँ पे ध्यान रखना है दिस लेंथ इज ओनली द लेंथ within the magnetic field is carrying current I and is placed inside a uniform magnetic field B, making angle theta with it as shown। तो हमने ये थोड़ा सा इसका लिख दिया। नाउ magnitude of force on an electron will be। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगती है उसका फार्मूला होता है बी क्यू वी साइन थीटा। तो फार्मूला वही है कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो बी क्यू वी साइन थीटा लगती है। बस हमने क्यू की जगह माइनस ही ले लिया जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और वेलोसिटी की जगह उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले ली। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का मैग्नीट्यूड लगेगा। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। दिस इज बी ई वी डी साइन थीटा। देयरफॉर total force on all the free electrons
present in the wire will be। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स लग रही है तो टोटल फोर्स जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, n इंटू एफ। यहाँ पे कैपिटल N रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। ठीक है, अब हम इसे में स्मॉल f की मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ गया n इंटू बी ई वी डी साइन थीटा, क्योंकि हमने फोर्स ऑन एक इलेक्ट्रॉन इतनी निकाली है। इसे अभी हमने इक्वेशन 1 कह के रख दिया। अब हम कैपिटल N निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे नंबर डेंसिटी, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर में प्रेजेंट हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। क्योंकि अब जनरली हम एक नंबर डेंसिटी को स्मॉल n से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है। तो कैपिटल N बराबर आ जाएगा स्मॉल n इंटू AL। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यूज कर लेंगे। यूज above value in equation 1, तो F बराबर आ जाएगा NAL इंटू BE VD साइन थीटा। अब आपने पढ़ा है NaEVD, इसके प्रोडक्ट को करंट I बोलते हैं। तो हम I इज इक्वल टू NaEVD, आप सबको करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये फार्मूला पता होगा, बिना वर्ड से मैंने बताया था। करंट इन वायर इज स्मॉल NaEVD वेयर n इज द नंबर डेंसिटी। तो हम NaEVD को अगर I से रिप्लेस कर दें तो हमारा ये फार्मूला बन गया कि एक वायर जिसमें करंट कैरी हो रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स का क्या फार्मूला होता है, BIL साइन थीटा। सो ये कंसेप्ट भी बन गया और एक फार्मूला भी बन गया। हम इस फार्मूले को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि हम उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकें, हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसे लिखते हैं IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कई फार्मूले इसी चैप्टर में आ गए हैं। L क्रॉस B मतलब हम जहां पे करंट है उसको लेंथ ऑफ वायर की डायरेक्शन मानेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी लेंथ ऑफ वायर को वेक्टर क्वांटिटी लिया गया है। तो हमारा L वेक्टर ऊपर जाएगा जहां करंट जा रहा है, कन्वेंशनल करंट, और B वेक्टर ऐसे है मेन फिगर में। तो अगर L क्रॉस B, अगर मैं L से B की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। तो इसका मतलब हमें जो इस वायर पे फोर्स लगेगी वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी। L क्रॉस B मैं कई बार सिखा चुका हूँ लगाना। तो आपने L से B की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है तो हमारा थंब जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। ये हमारे राइट हैंड की फिंगर्स होती हैं, लेटर से 4 हम दिखाएं। तो जब उनको ऐसे करेंगे तो हमारा थंब ऐसे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा, अंदर की तरफ को जाएगा। तो ये मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम एक और रूल लगा सकते हैं जिसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आप L टू B तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए हम एक और लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं जिसे कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड पे लगता है ऑफ कोर्स, जैसे कि नाम ही बता रहा है। तो ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को
और मिडल फिंगर को ऐसे रखें कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी कि कुछ ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड का थंब रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको। और मान लो जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, जो मिडल फिंगर है वो करंट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो जहां थंब जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की नॉलेज और स्टेटमेंट है। आपने ऑफ कोर्स 10th क्लास में भी पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हम अपने फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को ऐसे रखें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, सच दैट हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को पॉइंट आउट करे, करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करे, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं यूज हो सकता। तो एल क्रॉस बी वाला ही बेटर ऑप्शन है, राइट। तो आपको पहले ये कंसेप्ट और ये फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं एक और डेरिवेशन की तरफ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल infinitely long straight wires carrying currents. तो अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं दो वायर्स के बीच में, जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं। तो आप ये दो वायर हम लेट करते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इनकी लेंथ मैटर नहीं करेगी, आप जितना मर्जी इनकी लेंथ को बना सकते हो। तो इन दोनों में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। मान लो I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है और I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ये हमारे पास वायर 1 है, ये वायर 2 है। अब इन दोनों में I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है और मान लेते हैं हम इनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन स्मॉल r है। अब हम निकालना चाहते हैं कि हर एक वायर दूसरी वायर पे कितनी फोर्स लगा रही है, राइट। अब काफी इजी डेरिवेशन है। अगर हम वायर 1 की बात करें तो वायर 1 के करंट फ्लो होने के कारण वो वायर 2 के हर पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जो कि क्रॉस बनेगी। क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बनेगी। इसको देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए। अब वायर 1 के करंट की तरफ अपनी अंगूठा रखो और आप देखोगे कि वायर 2 के किसी भी पॉइंट पे हमारी फिंगर्स की जो टिप है वो अंदर की तरफ को जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 क्रॉस बनेगी वायर 2 के हर पॉइंट पर, और सिमिलरली वायर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वायर 1 के हर पॉइंट पे वो डॉट बनेगी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों वायर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी। B1 वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड है और B2 वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक समझ में आ गया? तो इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड produced by wire 1 at any point lying on wire 2 is given by,
अब हमने पिछली क्लासेस में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है तो उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दूर वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उसका फार्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/r। क्योंकि वायर 1 की बात हो रही है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम मैग्नेटिक करंट I1 लेंगे, डिस्टेंस r है B1। अब ये वायर 1 ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी वायर 2 के हर पॉइंट पे, और वायर 2 में से करंट भी फ्लो हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई वायर 1 की, और करंट फ्लो हो रहा है वायर 2 के अंदर। तो हमने जस्ट अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर को किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। नाउ फोर्स experienced by wire 2 carrying some current I2 and placed inside the magnetic field produced by wire 1 will be। तो वो फोर्स जो वायर 1 पे लगेगी वो कितनी लगेगी, B1 I2 L2 sin 90 डिग्री। क्योंकि इससे पहले की डेरिवेशन में हमने पढ़ा है कि फोर्स लगती है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे BIL sin थीटा। थीटा यहाँ 90 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और L ऊपर की तरफ है। अगर हम L से B की, अगर इसी फार्मूले को मतलब L क्रॉस B करके हम इसकी डायरेक्शन निकालें तो ये जो फोर्स वायर 1 पे लगेगी वो ऐसे अंदर की तरफ को लगेगी। तो फोर्स ऑन वायर 1 ऐसे अंदर की तरफ को लगेगी। तो और ये फोर्स कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स वायर 1। तो ये वायर 1 की तरफ को फोर्स लगेगी। अब हम F1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब F1 हमने ऊपर निकाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 बना रही है वो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1/r बना रही है इंटू I2 इंटू L2 साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब क्योंकि वायर बहुत लंबी है तो उसकी लेंथ नहीं है, तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला बनाएंगे। तो हम L1 को L2 को सॉरी, ये यहाँ पे फोर्स ऑन वायर 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो हम F2 के नीचे L2 ले जाते हैं। तो जो फोर्स वायर 2 पे लगेगी पर यूनिट लेंथ, उसकी हर पर यूनिट लेंथ पर उसका अब ये फार्मूला बन जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2/r। तो ये अब फार्मूला बन जाएगा कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय वायर 2 होगी वो इस आइडेंटिटी से लिखी जाएगी। अब क्योंकि वायर 2 पे फोर्स लग रही है तो वायर 1 पे भी फोर्स लग रही होगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 2 at any point on wire 1 will be। अब क्योंकि वायर 2 भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो वायर 2 कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वायर 1 के हर पॉइंट पर, उसके लिए भी वही फार्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2/r। तो देयरफॉर फोर्स ऑन वायर 2 इज B2 I1 L1 sin 90 डिग्री। वही फार्मूला BIL sin थीटा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 की है, करंट वायर 1 में फ्लो हो रहा है और लेंथ भी वायर 1 की लेंगे। अब ये B2 की हम जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं, I1 L1 और sin 91 होता है। ठीक है, F1 आएगा सॉरी यहाँ पर क्योंकि वायर 1 पे फोर्स लग रही है।
अब हम F1 के नीचे L1 ले जाएंगे तो इसका भी वही आंसर आ गया, यानी कि दोनों वायर एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे। F2 बाई L2 का भी यही आंसर था और F1 बाई L1 का भी यही आंसर है। फोर्स ऑन फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर 1, तो जो वायर 1 फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस करेगी वो इतनी करेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या समझने का मतलब ये है, कि जब दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर 1 पे लगेगी वो लेफ्ट साइड को लगेगी टुवर्ड्स वायर 2, और वायर 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स वायर 1 लगेगी, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और इसका वैल्यू इस फार्मूले से देखा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय R2। लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी याद रखना है कि अगर यही वायर, एक वायर में हम करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते, कि वायर 1 में तो करंट ऊपर ही फ्लो कर रहा है बट वायर 2 में करंट नीचे फ्लो कर रहा है, या वाइस वर्सा, तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो हर वायर एक्सपीरियंस करेगा दूसरी वायर के कारण, वो बाहर की तरफ हो जाएगी, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में बदल जाएगी, रिपल्सिव फोर्स। तो आपको याद रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो रिपल्सिव फोर्स होती है। तो ये एक कंसेप्ट भी है, डेरिवेशन भी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। इसको समझने के बाद लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, ताकि इस कंसेप्ट को और क्लियर हम कर सकें कि ये नॉलेज कैसे अप्लाई की जाती है। तो ये एग्जांपल 4.50 है, इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। इसमें कह रहा है करंट्स ऑफ 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर आर पास थ्रू टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हमारे पास दो वायर्स हैं ए एंड बी, और उन दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है। वायर ए में 10 एम्पियर का करंट है और वायर में 2 एम्पियर का करंट है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि अगर वायर ए में ऊपर है तो वायर बी में नीचे है। इफ द वायर ए इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो वायर ए तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जबकि वायर बी एक डेफिनेट लेंथ की है जिसकी लेंथ हमें 2 मीटर दी हुई है। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी, तो बताओ वायर बी पे कितनी फोर्स लगेगी सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वायर ए, जो कि ए से 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। काफी इजी न्यूमेरिकल है। अब जो फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर बी एक्सपीरियंस करेगी वायर ए के द्वारा वो कितनी होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय वायर बी विल बी, अभी हमने डेरिवेशन के थ्रू वो फार्मूला बनाया है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ कोई एक वायर एक्सपीरियंस करती है उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1I2 बाय आर, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो फार्मूला बन जाएगा। और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, तो अवे फ्रॉम वायर ए, तो ये वायर ए से रिपेल्ड हो जाएगी, बाहर की तरफ को लगेगी। तो पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। 2I1 पहली वायर में करंट फ्लो रहा है 10 एम्पियर का, दूसरी वायर में 2 एम्पियर, और इनके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उसके मैं मीटर बना लेता हूँ। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 की पावर -7, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, +2, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी निकाल लिया।
अब ये ए पर यूनिट लेंथ फोर्स लग रही है और हमें वायर की लेंथ 2 मीटर दी हुई है, देयरफॉर फोर्स ऑन वायर बी, तो जो फोर्स वायर बी पे लगेगी वो होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, जितनी वायर की लंबाई है हमारे पास। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने निकाली है 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर, और हमें वायर 2 मीटर लंबी दी हुई है, तो बड़े आराम से इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, और बाहर की तरफ लगेगी अवे फ्रॉम वायर बी। हाँ जी, तो ये टू स्टार्ट विद बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था, इसी फार्मूले पे बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू एग्जांपल 4.51। इसमें क्या कह रहा है, A and B are infinitely long straight parallel conductors and C is another straight conductor of length 1 meter। तो हमें एक डायग्राम दिखाया है जिसमें आपको A और B दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दिखाए गए हैं और उनके बीच में एक C वायर भी रखी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, पैरेलल टू A and B एज शोन, वो फिगर में नजर आ रहा है। Then find the magnitude and direction of the force experienced by wire C। तो वायर C में पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें निकालनी है। तो आप फिगर में देख पा रहे हो A और C में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी है और C वायर और B वायर में डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर C due to wire A will be। अब जो फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर C पर वायर A लगाएगी वो कितने लगाएगी। अब हमने डेरिवेशन से पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल वायर रखे जाते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगती है वो μ0/4 2I1I2/r होता है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है तो FCA अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, यानी कि वायर C को वायर A अपनी तरफ पुल करेगी, ये टूवर्ड्स वायर A होगी। ठीक है, इसे हम वैल्यू पुट करके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। μ0/4 की टोटल वैल्यू 10⁻⁻7 2I1, पहली वायर A में करंट 2 एम्पियर, वायर 2 यहाँ पे C वायर है जिसमें करंट है 3 एम्पियर, और R इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम उसके मीटर बना लेते हैं। तो ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल ली वायर C पर वायर A के द्वारा। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12/5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। इस नॉलेज को हम बाद में यूज करेंगे। अब सिमिलरली हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे ऑन वायर B ड्यू टू वायर C, सॉरी, ऑन वायर C, क्योंकि हमें C पे ही फोर्स निकालने को बोला एग्जामिनर ने, ड्यू टू वायर B विल बी। अब वायर B भी फोर्स लगाएगी वायर C पर, तो वो कितनी फोर्स लगाएगी। सेम फार्मूला यूज करेंगे, जो C पे B फोर्स लगाएगी μ0/4 टू करंट फ्लोइंग थ्रू वायर C इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू वायर B और डिस्टेंस बिटवीन BC, और ये फोर्स टूवर्ड्स वायर B लगेगी क्योंकि वायर C और वायर B में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B राइट साइड को लगेगी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो IC दिया हुआ है 3 एम्पियर, IB दिया हुआ है 4 एम्पियर, और उनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो ये 2 4 ज़ा 8 पे कट जाएगा,
3 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर फोर्स लगेगी सी पर बी के द्वारा, और ये टूवर्ड्स वायर बी लगेगी, टूवर्ड्स वायर बी। अब साफ फिगर बनाकर भी मैंने दिखाया है, फोर्स सी पे ए के द्वारा लेफ्ट साइड लग रही है और सी पे बी के द्वारा राइट साइड लग रही है। देयरफॉर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर सी विल बी, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो एफ सी बी माइनस एफ सी ए, एक को प्लस एक को माइनस लिया ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण, तो एफ सी बी हमने निकाला है 3 × 10⁻⁵ और एफ सी सी ए ऊपर हमने निकाला है 12/5, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, तो 3 - 2.4 0.6 हो जाएगा। तो ये हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर सी पे निकाल ली। अब टोटल फोर्स निकालनी है वायर सी पे, सो टोटल फोर्स ऑन वायर सी, अब वो बराबर होगी जितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है वायर सी पे, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वायर सी, क्योंकि वायर सी एक डेफिनेट लेंथ की वायर है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने वायर सी पे जो नेट लग रही है वो अभी ऊपर निकाला है 0.6 × 10⁻⁻5, और सी की अपनी लेंथ दी हुई थी हमें कितने मीटर, 1 मीटर, तो यही आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इतनी फोर्स वायर सी पे लगेगी टोटल, तो ये इसका आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल को भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम एक और थ्योरेटिकल टॉपिक लेते हैं। मैं आपको एक और टर्म बताने जा रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसे कैपिटल लेटर m से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ऊपर एरो भी लगाएंगे। हाँ जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसे कैसे मेजर करते हैं। अब आपको पता है किसी भी बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं जो एक एंड के पास होता है, और दूसरे पोल को साउथ पोल कहते हैं जो दूसरे एंड के पास होता है। और मान लेते हैं कि हम इस मैग्नेट की टोटल लेंथ 12 है, हम जान के लेंथ को 12 लेते हैं ताकि सेंटर से हर पोल की लेंथ LL हो जाए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी which measures the strength of magnetism, strength of magnet associated with the bar magnet or with a current carrying wire is measured by a term called magnetic dipole मोमेंट, कैपिटल लेटर M। ठीक है, अब इसे मेजर कैसे करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल को मेजर करने का फार्मूला होता है, अगर तो बार मैग्नेट है, फॉर बार मैग्नेट जो ऐसे बार शेप में होता है मैग्नेट, तो उसका होता है M × 12।
यहाँ पे स्मॉल m कहलाता है पोल स्ट्रेंथ, कि जो दो पोल्स बन रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हर पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल, कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ अगर आपको पता हो, और 12 तो डायग्राम में भी नजर आ रहा है, उसकी टोटल लेंथ है, राइट। तो एक तो ये फार्मूला होता है बार मैग्नेट के लिए, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपसे कोई पूछे। इस चैप्टर में अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, जब हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे। अब क्योंकि मैग्नेटिज्म एक करंट कैरिंग वायर के कारण भी प्रोड्यूस होता है, तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिज्म पैदा होता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे फार्मूले से मेजर किया जाता है, NIA। तो ये फार्मूला यूज होता है फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, NIA। इसमें A को एरिया ऑफ सर्कुलर लूप लिया गया है, I ऑफ कोर्स करंट के लिए है, जो करंट उस वायर में फ्लो हो रहा है जिसके कारण मैग्नेटिज्म आएगा, और कैपिटल N उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला NIA होता है। कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे हमने वो डेरिवेशन की थी कि एक सर्कुलर वायर में करंट फ्लो होने के कारण उसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अब ये किसी भी सर्कुलर वायर के मैंने दो फेस दिखाए हैं, फेस 1 एक तरफ से देखने से और फेस 2 उसके ऑपोजिट तरफ से देखने से। जैसे एक सिक्के के दो फेसेस होते हैं, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। अब जिस फेस को देखने से करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, वहां पे वो जब मैग्नेटिज्म उसके अंदर आएगा तो वो नॉर्थ पोल की डायरेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम करंट की तरफ को करें तो ये एन स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल। और दूसरे एंड पे फेस पे देखने से जहां करंट ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा दिखेगा हमें, वहां साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट बनेगा। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है जिस फेस के साथ देखने पर, तो वहां कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और उसके ऑपोजिट फेज में करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर जिस फेज को देखने से करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा, वहां पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो इस तरह से उस सर्कुलर वायर के दोनों फेसेस नॉर्थ और साउथ पोल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कॉइन के दो फेसेस पे एक पे हेड लिखा होता है एक पे टेल लिखा होता है, तो एक एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा एक फेस, और एक फेस साउथ पोल बन जाएगा, और वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस फार्मूले से मेजर होगा, NIA। तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। जो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कई बार वो भी पूछ लेता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट अगर भूल जाओ तो आप फार्मूले से भी याद कर सकते हो। अब इसका फार्मूला NIA है, N नंबर ऑफ टर्न्स का होता नहीं, I का एम्पियर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका SI यूनिट अगर भूल गए लेकिन फार्मूला याद है NIA, तो हम वहां से खुद लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। आज की क्लास में जो कराया है उसको भी अच्छे से देख लेना, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।